स्टार्ट करें। चलो भाई, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। अच्छा क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में कहते हैं क्या? बीओपी। असल में ये क्या होता है आपको पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल अपना बीओपी निकालती है या मेंटेन करती है या ड्राफ्ट करती है। इंडिया ही नहीं, दुनिया की हर देश, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपना बीओपी निकालती है। सवाल है क्यों? देखो, आपको पता है एक साल के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कितने सारे ट्रांजैक्शन इसमें आपके होते होंगे? कितने ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, बोराइंग्स, लैंडिंग्स नहीं होती होंगी? दान देना, दान लेना नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। सबसे तो पहले आप इस बात को समझो, इस पूरे चैप्टर का ताल्लुक आपके देश से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है। मतलब जो हमारे देश के अंदर ट्रेड करते हैं आप, जो भी आपका व्यापार देश के अंदर होता है, उसकी रिकॉर्डिंग कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं होती है। इसमें बात होती है वो ट्रांजैक्शन जो आपने करे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बाहर। आपने पाकिस्तान को कोई सामान बेचा या उनसे परचेज किया, यूके में सामान आपने बेचा या परचेज किया, कुछ भी किया, कहने का मतलब है कि अगर देश के बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर ट्रांजैक्शन आउट ऑफ द कंट्री में हुआ है तो डेफिनेटली वो आपका बीओपी में रिकॉर्ड होगा। बट द कंडीशन इज ट्रांजैक्शन मस्ट बी डन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब है इस बात का? आप इस देश का हिस्सा होने चाहिए और जिनके साथ में आपकी डीलिंग हो रही है वो देश के बाहर होने चाहिए। हाँ बोलो। अगर जैसे इंडिया की किसी और के साथ हो रही है, एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा, एक ग्रुप मिलके कर रहा है, तो वो भी इसमें आएगा। और क्या, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि खाली इसमें बस एक ही आदमी आएगा। दैट में बी अ कंपनी, दैट में बी अ बैंक, दैट में बी अ पार्टनरशिप फर्म, वो कोई भी हो सकती है, इंडिविजुअल या बहुत सारे इंसान मिलकर अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रेड करते हैं वो भी इसमें आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि सर इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपकी डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें रिकॉर्ड होती है। इतना क्लियर हो गया? नहीं हो गया? अब चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और एग्जाम में आप क्या लिख कर आएंगे कि आपको नंबर मिलने चाहिए। और लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में कहते हैं क्या? बीओपी। कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या बोला? एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट in which all economic transactions between the resident of a country, between a resident of a country and rest of the world are recorded during an accounting year. During an accounting year. अकाउंटिंग ईयर के लिए मैं फिस्कल ईयर भी यूज कर सकता हूं। बात एक ही होती है। तो पहले आप इसको लिखें, फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो which all का दिखाना लिखना। कौन सा बोला? which all economic transactions between the resident of a country and rest of the world are recorded during an accounting year or a fiscal year. नोट हुआ? अब जरा हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना कि लिखा क्या है। जरा पढ़ना क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। पहला कीवर्ड जो आपको एग्जाम में लिख के आना है क्या? बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अभी हम बात करेंगे मतलब क्या हुआ, ठीक है? इसके अलावा इन विच, जिसमें आप किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हो? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। क्या बोला? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। ओके, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग एंड जो है क्या हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है कि अकाउंटिंग ईयर एंड फिस्कल ईयर का मतलब एक ही होता है।
इसका मतलब होता है कि वो साल जो 31 मार्च को खत्म होता है, दैट इज योर व्हाट, अकाउंटिंग ईयर और द फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट अपनी भाषा में क्या बोलती है, उसको फिस्कल ईयर कहती है, लेकिन जब हम कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका नाम क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। चीज एक ही होती है लेकिन जगह अलग अलग है इसका इस्तेमाल होने का, दैट्स व्हाई इसका नाम भी अलग लिखे पड़े हैं। बात सही है, इतना क्लियर हो गया। नाउ द पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को अगर मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहता हूं तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर उसकी दो साइड्स होगी। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि रूल है अकाउंट्स का, अगर कोई भी स्टेटमेंट को अगर आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट का नाम दे दिया तो मतलब उसकी दो साइड्स होंगी, पहली डेबिट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड। हाँ या ना, मतलब एक बात तो तय हुई है कि सर बीओपी अकाउंट की दो साइड्स होती होंगी। पहली कौन सी होती होगी, डेबिट, और एक कौन सी होती होगी, क्रेडिट साइड। अभी डेबिट में एंड क्रेडिट में क्या रिकॉर्डिंग होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सर। और ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी या मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, उसका नाम क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इतना क्लियर हुआ सर। कोई भी ऐसी चीज जो या तो पहले से ही मनी की फॉर्म में है या फिर मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, उसी का नाम क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। एक बात तो साफ हो गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसी किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा आप जिसको मनी की टर्म्स में बोलो क्या मेजर नहीं कर सकते हो। दुआएं, आपका प्यार, आपकी नफरत, ये सब चीजें बीओपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि उनको आप मनी की टर्म्स में जो है नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, किसके बीच में होगा, आपके देश में रहने वाला इंसान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं पहले बोल चुका हूं आपसे कि बीओपी के अंदर वही ट्रांजैक्शंस आते हैं जो आपके देश के आदमी और बाहर की दुनिया के बीच में हुए हैं। फिर हलिया बोला, फिर वो चाहे आपका ट्रांजैक्शन कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे लिखा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और अ फिस्कल ईयर, मतलब क्या हुआ? कोई नहीं आ रहा है कौन? कोई नहीं, इसको रिकॉर्ड हो। डाउट कोई? बोलो, पक्का नहीं है? अच्छा, यहां पे अगर अकाउंटिंग ईयर लिखा है तो मतलब क्या होगा सर? जो वही 31 मार्च टू, ठीक है। इससे मालूम क्या पड़ता है कि सर बीओपी साल में सिर्फ एक बार बनती है, और वो भी साल के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में आके, जिसका मैंने एक और नाम क्या लिखा है, फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट अपने कोई भी काम करती तो उसको अकाउंटिंग ईयर नहीं बोलती, क्या बोलती है, फिस्कल ईयर। अब देखिए होती है, देखो ध्यान से, पास में आई नहीं आई? अच्छा, नोट्स के अंदर मैं एक बात लिखूंगा, नोट्स के अंदर लिखूंगा बात में कि बीओपी मींस, बीओपी का असल में क्या मतलब है, नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या इसका बताओ, देखिए नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या मतलब इस बात का। फॉरेन करेंसी देश के अंदर आती भी है और देश के बाहर जाती भी है सर। डिफरेंस, जितनी करेंसी बाहर से आई माइनस जो करेंसी बाहर चली गई। ध्यान से सुन लेना, मैं कहीं पर भी INR की बात नहीं कर रहा आपसे। फॉरेन करेंसी का आना और फॉरेन करेंसी का जाना, दोनों का डिफरेंस विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट या नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक साल के अंदर बहुत सारे किए होंगे बाहर के साथ ट्रांजैक्शन। आप $100 आपने अर्न करे, आपके देश के अंदर आए। हाँ जी, कितने आए? $100। लेकिन उसमें से $80 बाहर चले गए। कुछ आपने काम किया होगा जिसकी वजह से आपको उनको $80 पे करने पड़ गए। मेरा सवाल है कि आपने साल के एंड में आके कितना फॉरेन करेंसी अर्न किया होगा, नेट कितना कमाया होगा आपने? $20। दिस इज योर व्हाट, नेट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको मैं क्या बोलूंगा टेक्निकली, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं, पेमेंट का बैलेंस क्या मतलब है कहने का, पेमेंट दो होती है, पेमेंट का आना, पेमेंट का जाना, दोनों का डिफरेंस विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बात खत्म, कोई डाउट? अब एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। गवर्नमेंट इसको रिकॉर्ड करके जानने की कोशिश क्या करती होगी, बनता क्यों है बीओपी? किस बात को चेक करने के लिए कि पूरे साल के अंदर हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसमें इंडिया ने नेट फॉरेन करेंसी कितनी कमाई। नेट बोला मैंने, कमाई नहीं है, बोला
नेट कितनी कमाई, नेट मींस वो वाला हिस्सा निकाल दो जो करेंसी बाहर जा चुकी है, उसको निकाल दीजिए, जो बच गई दैट इज योर व्हाट, बीओपी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब बीओपी का नेचर, बीओपी के नेचर की बात कर लेते हैं सर ये क्या है नेचर, आओ देखते हैं मतलब क्या हुआ इसका। बीओपी का नेचर दो टाइप का हो सकता है। पहला, बीओपी कैन बी सरप्लस, बीओपी कैन बी डेफिशिट, और बीओपी कैन बी बैलेंस्ड। मतलब क्या है इसका? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है एमसीक्यू में। अगर आपका बीओपी कैसा है, बोलो सरप्लस, तो कहने का मतलब क्या है कि सर साल के पूरे साल फॉरेन करेंसी आई ज्यादा लेकिन कई कम, इनफ्लोस क्या हुए, ज्यादा हुए, और फॉरेन करेंसीज के आउटफ्लोस बोलो क्या हुए, कम हुए। दैट्स व्हाई योर बीओपी इज इन सरप्लस। बस में आई। अगर आपका बीओपी कैसा है, डेफिशिट, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो, मतलब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो इस साल ज्यादा हुआ, इनफ्लोस कम हुआ। अच्छी बात है। इनमें से अच्छा कौन सा है, सरप्लस या डेफिशिट? सर फॉरेन करेंसी का आना अच्छा होता है, क्यों? जितना फॉरेन करेंसी आपके देश के अंदर आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल, फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाएगी आपके लिए। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, क्या लिखा है पढ़ना? आपका बीओपी बैलेंस कब होता होगा, जब बोलो क्या, फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो और उसका आउटफ्लो बिल्कुल सेम होता है। और ऐसा हार्डली होता है, जितना एक साल में हमारा एक्सपोर्ट एग्जैक्टली उतना हमारा इंपोर्ट, ऐसा रेयर। लेकिन आपको सुन के शॉक लगेगा, बीओपी असल में बैलेंस्ड ही होता है। क्यों, कैसे? आप याद करो जरा एक बार, 11th क्लास के अकाउंट्स के अंदर आपने सब अकाउंट्स को हमेशा बैलेंस किया है। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। नहीं होता था तो आपने जानबूझकर किया, क्या लिख के, टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, बट आपने बैलेंस किया। करते थे बैलेंस, ये सेम है। अभी कैसे कहता हमने कि बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो सर अगर बीओपी क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो पक्की बात है जैसे अकाउंट्स को तुम बैलेंस करते थे, गवर्नमेंट बीओपी को हर साल बैलेंस तो करती ही होगी। डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसे करेगी, जबरदस्ती करेगी, लेकिन करेगी जरूर। नहीं हुआ क्लियर? मैंने बोला क्या सर, इन रियल लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेवर बैलेंस्ड। दैट मे बी surplus or deficit, but the government used to balance it forcefully. Why? Because it is based upon double entry system, और उसका रूल कहता है कि डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। नहीं है सर? आपने अगर बीओपी को एक अकाउंट बोल दिया तो सर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के इस पे लागू नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल लागू हो जाएंगे। आगे बढ़े। सर ये बैलेंस करना मायना क्या रखता है? क्या जी? बैलेंस करना मायना, अब मैं आऊंगा इसमें, अभी मैं आऊंगा, ठीक है ना? इतना डीपली हम जाएंगे नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझो पहले तो। बात समझ आ गई? ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, मैंने थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का आपको बताया था मीनिंग। बताना क्या होता है सर? कोई भी ऐसी चीज जो या तो मनी की फॉर्म में हो या जो मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती है, उसी को बोलते हैं हम क्या? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। हाँ या ना बताओ? बोलो भाई। अमेरिकन्स को हमने दान दे दिया, हालांकि हमारी औकात नहीं है, लेकिन तब भी हमने दान दे दिया उनको। क्या ये बीओपी का पार्ट है? नहीं। दान दिया, पैसों की फॉर्म में दिया, दान दिया, बीओपी में आएगा नहीं आएगा? नहीं, पैसों में आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा भाई? दान दिया है तो सर पैसों के फॉर्म में दिया है ना, बट इन द फॉर्म ऑफ मनी। चलो ठीक है, हमने यूएस को गेहूं दान दिया, अब नहीं, अब नहीं है। पक्का नहीं आएगा? नहीं। आप लोग गलत हैं। आएगा सर। वीट को भी तो हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हमने उनको बेचा नहीं है, दान दे दिया, बट स्टिल वीट की मनी वैल्यू तो होगी। बोलो हाँ है ना? तो ये गलती मत करते ना कि सर इसके बदले पैसा नहीं आया, वो नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोनों आएंगे ना? दोनों आएंगे। वो हर चीज जिसको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, वो बीओपी का पार्ट बनता है हमेशा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये 4 तरह के होते हैं, आपको 4 पढ़ने हैं।
4 ही होते हैं इनफैक्ट। पहला विजिबल आइटम्स कहते हैं, विजिबल आइटम्स, जिसको कई बार हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं। अब इसको आप जो मर्जी बोल लो, मर्चेंडाइज या मर्केंडाइज कह लो, बहुत लोग बोलते हैं अलग अलग, लेकिन ये भी इसका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर पहला आप बोलो क्या विजिबल, तो सेकंड क्या होने वाला है, इनविजिबल्स। इनविजिबल आइटम्स, इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, बट मैं लिखूंगा सर्विसेज। क्या है बोलना, सर्विसेज। उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस या ट्रांसफर से ही बात है। एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बात करें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे, ये 4 लिखे आपके सामने, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन हो सर, इन चारों में से किसी एक में तो वो आएगा ही आएगा। जरा पढ़ना क्या लिखा है, विजिबल्स मतलब जो देख सकते ऐसी चीजें जो आपको दिखती हैं। एग्जाम्पल गुड्स, क्या बोला, गुड्स। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, इंडिया ने यूएस को व्हीट एक्सपोर्ट किया। इस बार दाम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, एक्सपोर्ट किया। इट्स अ पार्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, क्योंकि व्हीट क्या है, आपकी किसमें आते हैं, गुड्स में आते हैं, नहीं है। तो ऐसी हर चीज जो आपको दिखाई पड़ रही है वो किसमें आती है, आपकी विजिबल आइटम्स या फिर मर्चेंडाइज, एक ही बात है। अब देखो, विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी देश में लेकर आएगा, इनफ्लोज होगा, और अगर इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो चलेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, जरा पढ़ना क्या लिखा है, इनविजिबल आइटम्स या फिर क्या बोला, सर्विसेज। क्या होती हैं ये, ये 2 टाइप की होती हैं, पता है आपको। एक होती है फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, और कौन सी आती है, बोलो, नॉन फैक्टर, नॉन फैक्टर सर्विसेज। मेरे ख्याल से आज ही आपने इसका नाम सुना होगा, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। हाँ जी, जरा ध्यान देना, यहां देखो, यहां देखो, पार्ट यहां देखिए, यहां पर देखिए, जरा पढ़ना क्या लिखा है, फैक्टर सर्विसेज। बड़े बड़े स्केल पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 4 तरह की होती है, पढ़ा हुआ है आपने। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या बोला इनको मैंने, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। ये क्या लिखा हुआ है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, दोनों इसमें आते हैं, ध्यान रखना। एग्जांपल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, आउटसोर्सिंग, नहीं है, शिपिंग, वेयरहाउसिंग, these all are the part of non factor services। और सुनो, ये दोनों देश के अंदर फॉरेन करेंसीज लेके आते हैं, नहीं है ऐसा? एम्प्लॉयमेंट भी तो हो गया, एम्प्लॉयमेंट। हाँ, लेकिन उसके बदले में क्या बेच रहे हो, यू आर सेलिंग सर्विसेज। अगर कोई आदमी कहीं पर जॉब भी करता है, कोई आदमी कहीं पर अगर मान लो कि जॉब कर रहा है, तो वो क्या बेच रहा है, खत्म बात। आपके पास ऐसा क्या है कि आप 8 घंटे वहां पे काम करते हो और सामने वाली पार्टी आपको सैलरी पे कर रही है, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज 8 आवर्स पर डे, पैसा उसका मिलता है आपको। केमिस्ट क्या बेच रहा है आपको, सर्विस प्लस गुड्स बेच रहा है। आपके बेच रहे हो बैंक के अंदर, आपके बेच रहे हो ऑनलाइन सर्विस बेच रहे हो आप अपनी। सीए क्या बेचता है, सर्विस बेचता है, हाँ या ना। फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर दोनों ही इसका पार्ट बनती हैं। बात समझ नहीं आ रही? मेरा सवाल आपसे है, यूएस के अंदर आपकी एक बैंक में एफडी है, क्या बोला, यूएस के अंदर एक बैंक है, उसमें क्या है, आपकी एफडी है। उसके ऊपर यूएस का बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट क्या कहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहीं पे आपके हिसाब से आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट आएगा तो कौन सी करेंसी में आएगा, फॉरेन करेंसीज में आएगा। और अभी कैसे सीखा था हमने कि सर बाहर से आने वाला पैसा या बाहर जो पैसा जाएगा वो हमेशा बीओपी के अंदर आएगा। क्वेश्चन ये नहीं है मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरेस्ट आएगा वो किस में आना चाहिए, इन चारों में से कैसे आएगा। इंटरेस्ट दिखता है नहीं, सर्विसेज इसके अंदर भी 2 आ रही है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। आपके हिसाब से इंटरेस्ट किसका पार्ट है? आपने एफडी कर रखी है सर बैंक में, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब जो होते हैं ना, कमीशन, इंसेंटिव्स, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ, पक्का
पक्का? बैंकिंग। पक्का? यस सर। यस। आपने वहां पे कोई लैंड दी हुई है, उस पे क्या मिल रहा है आपको? रेंट मिल, लैंड पे क्या आता है? रेंट 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 आता है ना, इंटरेस्ट आता है लैंड के ऊपर। क्या बात कर रहा है भाई, किसमें आएगा? इट इज अ फैक्टर सर्विस। कोई डाउट नहीं किसी? ठीक है, जरा पढ़ना क्या लिखा? ये क्या होता है? एक ही तरफ, ऐसे ट्रांजैक्शन विच आर वन साइडेड, मतलब एक ही तरफ से। हमने उनको दान दिया, उन्होंने हमको दान दिया, गिफ्ट किया, हमने पैसा रेमिट किया। वहां पे हम जॉब करते हैं, हमने अपनी फैमिली को इंडिया के अंदर पैसा रेमिट किया। एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये भी आता है बीओपी के अंदर? ये भी आएगा? सर बाहर से पैसा भेजेगा। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको हम पैसों की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आप सैलरी वहां पर पाते हो, एक हिस्सा सैलरी का यहाँ भेजते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। बात खत्म हो गया। नहीं है? ये बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। मैंने आपसे कहा था गेहूं दान दिया हमने। गेहूं दान दिया, किसको दिया? अमेरिका को। गेहूं, गेहूं तो क्या है? गुड्स है, वो तो इसमें आना चाहिए। पर एक वो सर बेचा नहीं है आपने, इसमें वो चीज आएगी जो आपने बेची है। अगर ये गेहूं तुम बेचते तो वो इसमें नहीं आती, वो फिर इसमें आ जाती। बेची नहीं है, दान दिया, किसमें आएगा? यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। क्या इसमें आएगा? बोलो बीओपी में क्यों आएगा? बिकॉज गेहूं को आफ्टर ऑल हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ सकते हैं? आपकी राय क्या है? सही है सर? जब दान आया बाहर से तो मैंने उनको बहुत दुआएं दी, अमेरिका खूब जियो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। कैसे में आएगा? बिल्कुल नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा यार? क्योंकि मनी के मेजर सर आपकी दुआएं मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती हैं, इसलिए नहीं आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा? कैपिटल ट्रांसफर। ये क्या होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शन। सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपकी कंट्री या उनकी कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाए। मैंने क्या बोला? आपके एसेट्स, आपकी लायबिलिटी या उनके एसेट्स, उनकी लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाए, नोन एज कैपिटल ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल एक बात करूंगा। आपने नेपाल में रहने वाले एक आदमी को लोन दे दिया, और आपने दिया किस में होगा? फॉरेन करेंसीज में। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई हाँ ना? आपने लोन दिया, क्या किया तुमने? लैंडिंग करी है। लैंडिंग करने वाले के लिए पैसा क्या बनता है? एसेट। क्योंकि अब उसके ऊपर क्या मिलेगा? तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। उसके लिए क्या बना? लायबिलिटी। आपके क्या हुए चेंज? एसेट्स। उसकी क्या चेंज हो गई? लायबिलिटीज। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी और उसकी एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट डाल दे, उसका नाम क्या होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शन। उसके लिए भी ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसकी लायबिलिटी बढ़ी है। आपके लिए क्या था? क्या बढ़ा तुम्हारा? एसेट्स। आपके लिए भी क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस है। बात समझ नहीं आ रही? आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, आपके देश ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इसमें आएगा? हाँ सर, ये आपके देश ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, क्या आपकी क्या बढ़ गई होगी? पक्का। आपने वर्ल्ड बैंक का वही लोन वापस कर दिया, तो हमारे फिर आपकी लायबिलिटी कम हो गई। मैंने कहा लायबिलिटी या एसेट्स पे असर पड़ना चाहिए, अब वो चाहे बढ़े या घटे। लोन का रीपेमेंट भी करना पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये करने से आपकी लायबिलिटी कम हो गई है। बात समझ नहीं आ रही है? तो सर ऐसे फिर तो जो जैसे आपने बताया कि बाहर से एफडी ले रखी है, तो उनके लिए तो मतलब इंटरेस्ट पे करना, उनके लिए हम लोग कैपिटल हो जाएंगे अगर वो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एफडी कर रखी है आपने बैंक के अंदर, वो क्या है आपके लिए? आपकी इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा आपके एसेट्स को इंक्रीज करते हैं, नहीं है ऐसा? तो एफडी करना क्या है? इट्स योर कैपिटल ट्रांजैक्शन, लेकिन जो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनविजिबल। सो भी बोलो कौन सा आएगा? नॉन फैक्टर सर्विसेज में आएगा। बात समझ नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, डाउट। जो एफडी करी वो क्या था? कैपिटल। एफडी करी वो क्या था? एसेट्स का बढ़ना। क्यों सर? कोई भी पैसा जो आपको पैसा कमा के देता है ना, वो आपके लिए क्या बनता है? एसेट्स बनता है। आपने एफडी करी, उसके बदले आपको बैंक क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो एफडी आपके लिए क्या बनी? एसेट्स। और एसेट्स का बढ़ना मतलब क्या है भैया? कैपिटल ट्रांजैक्शंस। बात खत्म हो गई, और तो कुछ भी नहीं है। यूएस की किसी कंपनी ने इंडिया के स्टॉक्स के अंदर लगा दिए पैसे, क्या बोला? स्टॉक्स। यूएस के किसी कंपनी ने, यूएस के अंदर रहने वाले किसी आदमी ने इंडियन स्टॉक्स के अंदर पैसे लगा दिए। इंडिया के लिए क्या कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं?
हाँ है। क्यों है? एसेट बढ़े हमारे हमारे एसेट कम हो गए, वो मालिक बन गया ना उसका, आए ना, उसके बदले क्या पे करने वाले हो? डिविडेंड्स पे करोगे। इसमें डिविडेंड्स पे करना अगेन नॉन फैक्टर सक्सेस इनविजिबल रेट इनविजिबल से भाई, पास में आ रही नहीं आ रही, एक बार देख लो फिर पूछो, चेक करो कोई चीज अगर रह गई हो फिर पूछना। 4